A very good morning. So today we will be discussing about the law of torts. Right. So this is the first lecture on the law of torts. So in this lecture we'll be covering on the basic introduction of it, the understanding the concepts of the law of torts. Right. So now the very first thing that comes to our mind when we hear this word tort as to what does this word tort mean? Where does this word have originated from? What was the origin, development? These are the things that might come across जब हम इस word taught को सुनते हैं. So पहली चीज ये है कि taught ये French language से originate किया था. Right, it has a French origin. And this word taught is derived from the Latin word tortum. Tortum का मतलब होता है twist करना, wronged करना. राइट तो अगर हम टॉट को सरल भाषा में बोलना चाहें तो टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग. राइट इसका कॉमन लॉ ओरिजिन है. नाउ हम बहुत बार सुनते हैं कि कॉमन लॉ. सो कॉमन लॉ बेसिकली होता है कि कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स के पे ऊपर आधारित होना. राइट जैसे बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में काफी सालों तक थे. सो उनका इम्पैक्ट रहा है हमारे लीगल सिस्टम डेवलपमेंट में. जो हमारे प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं हमारे खुद में, हम जो वहां से लेके आए हैं, सो वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है. सो कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स के द्वारा we can say that with the help of these common law principles only the law of torts is developed in India. Right, so it has a lot of reference to the common law principles. जैसे हम एक common law principle का आम भाषा में या फिर हमें हमेशा यूज करते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम. ये सारे common law principles हैं. राइट सो अब ये टॉट की अगर हम बात करें तो ये सिविल रॉन्ग होता है. ये यूबी जस ईबी रिमीडियम पे अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो वहां पे एक रेफरेंस है फ्रेज का यूबी जस ईबी रिमीडियम. ये मतलब क्या करता है इसका? यूबी जस ईबी रिमीडियम का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. राइट नाउ राइट और रेमेडी एक साथ चल रहे हैं. जैसे सपोजिटली आप ये समझिए कि मेरी कोई राइट है और उस राइट को किसी ने रॉन्ग कर दिया, तो मेरे पास रेमेडी है कि मैं उस रॉन्ग करने वाले इंसान के अगेंस्ट में केस फाइल करके डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम करूं. एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. सपोजिटली जैसे हमें राइट है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें कोई कन्फाइन नहीं कर सकता है, तो हम एक कहते हैं ना एक इंडिपेंडेंट बीइंग है. वी हैव अ राइट टू मूव अराउंड वेयरएवर वी वांट टू. बट सपोजिटली हमारे घर का दरवाजा ने किसी ने बंद करके बाहर से हमें उस घर में कैद कर दिया. राइट सो आई हैड अ राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी and that right has been restricted now because somebody else has interfered. किसी और ने interfere करके हमारी उस right को interfere कर दिया. So now what we do is हमारे पास right है कि हम उसके केस में केस फाइल करके अपना कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं. ना यहाँ पे मैंने ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को एग्जाम्पल लेते हुए आपको दो चीज समझाने की कोशिश की है. पहली बात तो ये कि कभी कभी टॉट जो सिविल रॉन्ग है उसका क्रिमिनल लॉ में भी इस्तेमाल किया गया, जैसे उसको क्रिमिनल लॉ में भी पनिशेबल किया गया है. ये सिर्फ एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात नहीं है, इसके अलावा जैसे डेफमेशन है और भी बहुत सारी चीजें हैं. बट हम टॉट में जो रेफर करते हैं वो सिर्फ सिविल रॉन्ग की रेफरेंस लेते हैं और उसमें कॉम्पनसेशन का होता है. जब हम क्रिमिनल लॉ में जाते हैं तो क्रिमिनल लॉ में हमें पनिशमेंट और क्रिमिनल लॉ जो प्रोसीजर आपका प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंगली होता है. राइट तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और हम अलग ही देखेंगे. इसके अलावा जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि सपोजिटली हम अपने घर में जोरों से आवाज कर रहे हैं, हमारे घर में आज पार्टी है, सो व्हाट वी डू इज वी हैव डे नाइट पार्टी, डीजे हमने लगा रखा है और बहुत शोर शराबा हो रहा है. इससे क्या होता है कि हमारे जो घर के बगल वाले पड़ोसी हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. वो अपना काम नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ओन टास्क, दे आर नॉट एबल टू स्टडी, प्रॉब्ली कोई बीमार होगा, दे आर नॉट एबल टू रेस्ट. And even if nothing is there, but late night may it is causing disturbance to their sleep. So what are we doing? We are creating a nuisance,
राइट, हम न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अगेन हम टॉट में है। तो इसके जैसे आप देखेंगे बहुत सारे टॉट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेफमेशन है, न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, नर्वस शॉक, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम टॉट के अंदर लाते हैं, बट सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस है, और हम सिर्फ टॉट में सिर्फ सिविल रॉन्ग की हम बातें करते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि देयर इज अ रेमेडी अटैच्ड व्हेन देयर इज अ राइट इन्फ्रिंज्ड, राइट, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड नहीं होता टॉट में, बिकॉज इट इज evaluated and considered by the court from case to case basis. And one more thing that I just talked to you about is it's an uncodified law, right? It is not a codified law of torts, has developed through precedents, through common law principles and everything, and it is an uncodified basically structuring, right? अब आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अनकोडिफाइड स्टार्टिंग से जरूर था, पर इतने साल हो गए तो अब हमने क्या किया है कि वी हैव पिक्ड अप पीसेस फ्रॉम हियर एंड देयर एंड वी हैव ट्राइड टू कोडिफाइड इट। हमने काफी कोडिफाई करने की भी कोशिश की है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, ये एक टॉट ही था जिसको हमने बेसिकली कोडिफाई करके एक लेजिस्लेशन का नाम दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सिमिलरली आप मोटर व्हीकल्स एक्ट की अगर आप बात करें, वो भी एक टॉट था जिसको हमने कोडिफाई करके एमवी एक्ट के नाम पे अब उसको कोडिफाइड, right? So what we have done is we have started with the journey of uncodified law of torts, but हम धीरे धीरे उसको कोडिफाई कर रहे हैं। कोडिफाई करने से इजी हो जाता है आपको अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों में उसकी समझ बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, पीपल नो व्हाट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज आर एंड अकॉर्डिंगली दे कैन बिहेव, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब हम डेफिनेशंस करेंगे। सैलमन, विलफील्ड, पॉलक, ये सारे काफी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में काफी कुछ लिखा है, राइट? सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द डेफिनेशंस दैट वी हैव। सैलमन, नाउ व्हाट डज सैलमन से अबाउट द लॉ ऑफ टॉर्ट, राइट? सो सैलमन के हिसाब से टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है for which the remedy is common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation, right? तो आपने जो अभी डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया था, जो हमने टॉर्ट को समझने के लिए कोशिश की थी, उस दौरान हमने इन चीजों का रेफरेंस ऑलरेडी ले चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू द पार्ट वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉर्ट इज बेसिकली वन, सिविल रॉन्ग, नंबर टू रेमेडीज, कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स, थर्ड इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड एक नया चीज यहाँ पे आता है। हमने अभी बोला था कि टॉर्ट जो है वो सिविल है और क्रिमिनल लॉ से अलग है, तो टॉर्ट सिर्फ क्राइम से ही अलग नहीं है, टॉर्ट एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी अलग है। So tort is different from contract as well as tort is different from crime. अभी हम थोड़ा अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि how it is different, but for now just understand कि apart from being a civil wrong, common law action उसके अगेंस्ट में available है, unliquidated damages हैं, ये crime और contract से अलग होता है, right? Let's see विनफील्ड क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। विनफील्ड का कहना है कि tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action of unliquidated damages. वही है कि अगर हमारी कोई राइट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग किसी के ऊपर एक ड्यूटी होती है। ये हॉफेलियन एनालिसिस के हिसाब से अगर हमारी एक राइट है तो आपकी एक ड्यूटी होगी, राइट? जैसे अगर हमारी राइट है राइट टू अ पीसफुल लिविंग, कि हम शांति से अपने घर में सो सके, तो सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग एक ड्यूटी के हमारे आसपास में कोई शोर शराबा नहीं करे। सो राइट और ड्यूटी कॉरेस्पॉन्डिंगली चलते रहते हैं एक साथ साथ, राइट? सो व्हेनेवर देयर इज अ right, there is a corresponding duty, and when there is a breach of a duty, then the person who's causing the breach is responsible for paying us unliquidated damages. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी मेंशन किया गया है कि ये जो ड्यूटी है ना, ये लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब लॉ उसको फिक्स करना। हमारे मन से हमने सोचा कि हमारी ये राइट है और सामने वाले के ऊपर ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। According to the law, because we believe in the rule of law thing, right? So
सैलमन विल फील सबका एक, कहते हैं ना, क्रक्स, और या कहेंगे एक समरी, एक चीज कहेंगे जो सब इस चीज को लॉ ऑफ टॉर्ट से मानते हैं कि राइट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी है, और अगर कोई ड्यूटी ब्रीच करता है तो उस केस में क्या होगी कि जिसकी अगेंस्ट में वो ड्यूटी ब्रीच हुई है उसके पास राइट होता है कि वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आपके अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है या फिर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, राइट। उसको हम इजी भाषा में या सरल भाषा में यही कहेंगे। नेक्स्ट थिंग, right, so I told you that I'll be discussing about the difference between the tort and contract and the tort and crime, right? So before I discuss, I think I will first go on to the next point, which talks about constituents of tort, that is wrongful act, damage and remedy, right? Because that is easier, and then that will be helping us to understand the difference, right? So these are the three constituents of tort, right? अभी आपको मैंने बोला ना कि breach of a right, breach of a duty. Now breach of a duty is basically कि when there is a legal duty. So when there is a legal duty, the breach means that there is a wrongful act that is done by one person, right? And that wrongful act causes a damage, so then the first person has a remedy. Let's understand through an example. Me and you, मैं और आप, ठीक है? अगर आपकी कोई राइट है और मैं उसको ब्रीच करती हूँ, तो मैंने क्या किया? रॉन्गफुल एक्ट किया, मैंने गलत किया, बिकॉज लॉ मुझे बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ I should not be doing it, so I committed a wrongful act, I breached a duty, I committed a civil wrong, ठीक है? अब उस सिविल रॉन्ग या रॉन्गफुल एक्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो भी आप नाम देना चाहें अपने मन से, उसके कारण क्या हुआ कि सामने वाले को डैमेज हुआ, सामने वाले को डैमेज हुआ, ठीक है? कोई तकलीफ हुई, एंड दिस तकलीफ आई विल एक्सप्लेन इट लिटिल मोर, बिकॉज डैमेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टॉर्ट में, एंड डैमेज हैव्स टू बी अंडरस्टूड इन द प्रॉपर सेंस। सो आप इतना समझिए कि अगर तकलीफ हुई, डैमेज कॉज हुआ, तो सामने वाले बंदे, मतलब आपके पास एक रेमेडी है कि आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल करिए और आपको रेमेडी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और कंपनसेशन, राइट? सो ये हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट, मतलब टॉर्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये डैमेज वर्ड के ऊपर। लेट्स फोकस ऑन दिस वर्ड डैमेज। नाउ 2 तरीके के डैमेज होते हैं यहाँ पे, जैसे अब हम आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आई एम अ बिग एंटरप्रेन्योर, मैं बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन हूँ, एंड व्हाट आई डू इज आई ओपन अप अ स्कूल, ठीक है? बहुत अच्छा मेरा स्कूल कर रहा है, और आसपास में कोई स्कूल भी नहीं है, तो इस कारण भी बहुत अच्छा स्कूल कर रहा है, बच्चे काफी हमारे स्कूल में आ रहे हैं, काफी पॉपुलैरिटी है हमारे स्कूल की। अब एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड विद अस। नाउ व्हाट हैपेंस इट कि स्कूल हमारा अच्छे तरीके से चल रहा था, जब मेरे नेबर ने देखा, नॉट इमीडिएट नेबर, सम फार डिस्टेंट, लिटिल डिस्टेंट नेबर आल्सो, जैसा आपको अच्छा लगे आप सोच लो, उस नेबर ने देखा कि अच्छा, दिस पर्सन इज रनिंग अ स्कूल और काफी अच्छा चल रहा है, सो ये बिजनेस आइडिया उनके दिमाग में भी आता है, एंड दैट पर्सन ट्राइज टू कॉपी माय बिजनेस आइडिया, एंड दैट पर्सन opens up a school, right? So that person, what that does he do is he opens up a school. Now initially there was only one school, so whoever was residing thereby वो सारे हमारे स्कूल में आ रहे थे, और that one school was running very nice. Now since there are 2 schools, so of course there's a competition, number 1. Number 2, now the what do you call, the prospective people who going to the school are divided now. पहले उनके पास एक ऑप्शन था, now they have 2 options. So what it happens eventually is that creates a kind of a competition, and that is a creating problem to me, because initially I was able to have a good business, but now since there is a competitor, मेरे सामने एक competitor आ गया, तो मेरा स्कूल का business थोड़ा down हो गया, right? उसके स्कूल खुलने से क्या हुआ कि अब मेरे स्कूल की बिजनेस या बोलो या फीस या फिर स्टूडेंट्स कम हो गया, राइट? सो इससे क्या हुआ, मेरे को डैमेज हुई। आपने समझा इस बात को? मेरे को क्या हुआ, मेरे को डैमेज हुई, राइट? नाउ दिस डैमेज कौन से टर्म्स में? ये मॉनेटरी फाइनेंशियल डैमेजेस है, बिकॉज नाउ पीपल आर कमिंग लेस, राइट? दूसरा, अच्छे भी स्टूडेंट्स जो थे वो भी डिवाइड हो रहे हैं। So what I am suffering with this is a damage, right? But a constitution says
कि आर्टिकल 19 जैसा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा कि everybody has a right to perform their profession or occupation. तो जैसा I have a right and liberty to establish a school, the other person also has a right and liberty to establish a school, right? So there is no, what do you call, no problem as far as the law is concerned. There has been no breach of law that is happening. और जब breach हुआ ही नहीं है, जब breach हुआ ही नहीं है, तो wrongful act कहाँ से हुआ? तो ये है डैमेज का कॉन्सेप्ट कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर ऐसा कोई डैमेज होता है which is not caused by a what do you call breach of a legal duty, ठीक है? if there is no breach of a legal duty, तो जो डैमेज कॉज हो रहा है उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है. बट अगर ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी है तो फिर देयर इज अ रेमेडी थ्रू कॉम्पनसेशन. उसमें फिर हम ये नहीं देखेंगे कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, हम सिर्फ देखेंगे कि लीगल ड्यूटी की ब्रीच हुई है या नहीं हुई है, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अनदर केस इंस्टेंस. जैसे सपोजिटली ए बी सी 3 कंटेस्टिंग पार्टीज हैं, ठीक है? ए बी सी, द 3 कॉन्टेस्टिंग पार्टीज. अब क्या होता है कि मुझे वोट देना है, ठीक है? आई वॉन्ट टू वोट फॉर मिस्टर ए बिकॉज I have an what you call affinity, or I have my liking towards Mr. A. So what I want to do is I want to cast my vote. मुझे A के फेवर में वोट देना है, राइट? मुझे इलेक्शन ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां बैठे हुए हैं, उसने मुझे मना कर दिया बिकॉज ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आई वाज नॉट गिवन द परमिशन मुझे वोट देने से. मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे सही थे, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया था, और मेरे को वोट देने से रोकना ये गलत था रिटर्निंग ऑफिसर के पार्ट पे. इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर टू नॉट अलाउ मी टू कास्ट माय वोट, राइट? सो अब क्या होता है कि मेरी लीगल राइट पे मतलब मेरी लीगल राइट का ब्रीच हुआ है यहाँ पे. माय लीगल राइट हैज बीन ब्रीच्ड. बट इफ यू थिंक दैट वेदर आई हैव सफर्ड अ डैमेज, सो लेट्स सी. ए बी सी के बीच में था, मुझे ए को वोट देना था, मैंने वोट नहीं दिया, मुझे वोट नहीं देने दिया गया, बट स्टिल जो मेरा कैंडिडेट था ए, वो जीत जाता है. तो मेरे वोट डालने या ना डालने से मेरे जो रिजल्ट है आउटकम का, जो मैं चाहती थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है? बट मेरा लीगल राइट यहाँ पे ब्रीच हुआ है. तो हम यहाँ पे कहेंगे सिंस देयर वाज अ ब्रीच ऑफ अ लीगल राइट, देयर इज अ रेमेडी फॉर इट, राइट? सो लॉ ऑफ टॉर्ट में 2 चीजें यूज की गई हैं, डैमेज और इंजरी. जब लीगल राइट का ब्रीच नहीं होता है, लीगल राइट का ब्रीच नहीं होता है, देन वी यूज द वर्ड डैमेज, ठीक है? कि डैमेज हुआ है मतलब लीगल राइट ब्रीच नहीं है, उस केसेस में देयर इज नो कॉम्पनसेशन. बट अगर इंजरी हुई है, इंजरी इन द सेंस कि व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ लीगल राइट, सो व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ लीगल राइट, देन वी टर्म इट एज एन इंजरी. और फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे वी हैव अ case that can be instituted, we have a remedy, and we can institute a case and we can claim for unliquidated damages. So this is what we call as damnum sine injuria, injuria sine damnum. Sine means without, damnum means damage, injuria means injury, right? So damage without injury. So there is a financial or any kind of a damage that is there, but there is no breach of a legal right. So that does not fall within the law of torts. There is no compensation. The next is injury is there without any damages, injuria sine damnum. In this case, there is a breach of a legal right, so we have a remedy, and that remedy is through filing of a case for unliquidated damages, right? So the next topic, that is difference between tort and contract and tort and crime, I'll cover it in the next video. Thank you.